हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आजकल जो है हर किसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा परेशानी और दिक्कत की जो वजह बनी हुई है वो है महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन। तो देखिए, आखिरकार ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो है पहले भी बताया था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है हमें जो है कमोडिटी के प्राइस में भी जो है काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है, जिसका कि इम्पैक्ट हमें जो है इन्फ्लेशन पर जो है देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो है हम कई सारी बातों को जो है जानने और समझने की जो है हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो देखिए, दूसरी जो ज़रूरी बात जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल के ऊपर जो है क्या टेक्निकल व्यू बन रहा है आने वाले समय के लिए। और देखिए, तीसरी ज़रूरी बात जो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसे जो है हम जानने और समझने की जो है कोशिश करेंगे। और देखिए, चौथी ज़रूरी चीज़ जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि इक्विटी मार्केट और क्रूड ऑयल प्राइसेस के बीच में जो है क्या कोरिलेशन होता है, उसको जो है हम जानने और समझने की जो है कोशिश करेंगे। और देखिए, आखिरी ज़रूरी बात जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि इन्वेस्टर्स को जो है क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पर जो है करंट इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में जो है करंट इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% है। वहीं अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.3% है। वहीं अगर हम फ्रांस की अगर हम बात करें तो वो 2.8% है। और यूनाइटेड किंगडम में जो है वो 5.1% है। वहीं अगर हम एशियन कंट्रीज़ के अगर इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया में जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो जो है 5.83% है। चाइना में जो है 1.5% है। जापान में 0.6% है। साउथ कोरिया में जो है वो 3.7% है। और सिंगापुर में जो है 3.8% है। तो चलिए अब हम जो है जानने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी मेजर यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का जो है क्या ट्रेंड रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो देखिए, अगर हम यूएस में इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अप्रैल 2021 में जो है वहाँ इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4.2% था, जो कि अब जो है जनवरी 2022 में जो है वो 7% तक जो है वो हो गया है। वहीं अगर हम जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है अप्रैल 2021 में जो है इन्फ्लेशन रेट जो था वो 2% था, जो कि अब जनवरी 2022 में जो है बढ़कर 5.3% तक जो है वो पहुंच गया है। तो देखिए, वहीं अगर हम फ्रांस में अगर इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है अप्रैल 2021 में जो है इन्फ्लेशन रेट 1.2% से बढ़कर जो है अब 2.8% हो गया है जनवरी 2022 में। वहीं अगर हम यूनाइटेड किंगडम में इन्फ्लेशन रेट्स की भी अगर बात करें तो देखिए, वहाँ पर अप्रैल 2021 में जो है इन्फ्लेशन रेट 1.5% था, जो कि अब बढ़कर जो है वो 5.1% तक हो गया है जनवरी 2022 में। तो देखिए, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी भी जो है यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन रेट्स में जो है हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है हमें देखने को मिला है। चलिए अब हम देखते हैं कि जितनी भी मेजर एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का जो है क्या ट्रेंड रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो देखिए, अगर हम बात करें चाइना के इन्फ्लेशन रेट्स की तो देखिए, अप्रैल 2021 में जो है चाइना का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 0.9% था, जो कि अब बढ़कर जो है 1.5% तक पहुंच गया है जनवरी 2022 में। वहीं अगर हम जापान में इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो देखिए, अप्रैल 2021 में जो है जापान का जो इन्फ्लेशन रेट जो था वो -1.1% था, जो कि अब बढ़कर 0.6% हो गया है जनवरी 2022 में। तो देखिए, वहीं अगर हम इंडिया में अगर हम इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो देखिए, अप्रैल 2021 में इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4.23% था, जो कि अब बढ़कर जो है 5.83% तक हो गया है जनवरी 2022 में।
वहीं अगर हम सिंगापुर में अगर हम इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हम बात करें तो सिंगापुर में जो है जनवरी 2021 में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2.1% से बढ़कर जो है अब 3.8% तक हो गया है जनवरी 2022 में। और वहीं साउथ कोरिया में अगर हम इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है अप्रैल 2021 में जो है इन्फ्लेशन रेट 2.5% से बढ़कर जो है वो 3.7% तक पहुँच गया है जनवरी 2022 में। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जितनी भी मेजर एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है हमें इन्फ्लेशन रेट्स में जो है काफ़ी हमें सिग्निफिकेंट राइज जो है वो हमें देखने को मिला है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो चलिए अब हम जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन जो है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो है रिटर्न्स को जो है वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो देखिए जिसके लिए हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमने कंसिडर किए हैं। तो देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है वो ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए। दूसरा जो पॉइंट हमने जो कंसिडर किया है वो ये है कि जितने भी अलग अलग डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जो है हमने करंट इंटरेस्ट रेट्स को जो है हमने कंसिडर किया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने कंसिडर किया है वो ये है कि हमने जो है करंट इन्फ्लेशन रेट को जो है यहाँ पर कंसिडर किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है बताया गया है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने जो है इक्विटी एसेट क्लास के लिए जो है निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं उसको जो है हमने यहाँ पर जो है कंसिडर किया है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है यहाँ पर जो है डिस्क्लोज किया है, जिसमें कि हमने जो है इक्विटी, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को जो है हमने यहाँ पर डिस्क्लोज किया हुआ है। वहीं अगर हम इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर हम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी में 15% का रिटर्न, पोस्ट ऑफिस टीडी में 6.7% का रिटर्न, बैंक फिक्स डिपॉजिट में जो हमें 5.5% का रिटर्न, रेकरिंग डिपॉजिट में 5.8% का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है 6.8% का, और मंथली इनकम स्कीम में जो है 6.6% का, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें 7.1% का रिटर्न्स जो है हमें मिल रहा है। और वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो देखिए हमने जो है करंट इन्फ्लेशन रेट को जो है यहाँ पर कंसिडर किया है, जो कि 5.83% है। तो देखिए जब हम रिटर्न्स में जो है इन्फ्लेशन को जो हम एडजस्ट करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर हम इक्विटी की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हमें वहाँ पर 8.66% का जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम पोस्ट ऑफिस टीडी की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें सिर्फ 0.82% का जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए वहीं अगर हम बैंक फिक्स डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें जो है -0.31% का हमें रिटर्न मिलता है। और वहीं अगर हम रेकरिंग डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें -0.02% का जो है हमें जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो हमें बहुत ही नेग्लिजिबल रिटर्न्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इससे जो है हम ये चीज़ क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं कि जितने भी डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर जो हमें हार्डली कोई रिटर्न जो है हमें देखने को मिलता है। और वहीं पे जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास है वो जो है आउट परफॉर्म कर रही है बाकी जितने भी जो डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देखिए इससे जो है हम ये चीज़ क्लियरली हम जो है नोटिस कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो हमें जो है देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले इन्फ्लेशन को जो है ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो कि टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट या जो दूसरे डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्हें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। नहीं तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके से जो है वो इम्पैक्ट हो सकती हैं, जिससे कि आपको जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए अब हम जो है इन्फ्लेशन और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनका जो है ग्राफिकल कंपैरिजन जो है वो देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ में जो है देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में जो है हमें फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स में जो है एक डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला था, जिसके बाद जो है फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कांस्टेंट रहे हैं।
वहीं अगर हम इन्फ्लेशन रेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इन्फ्लेशन रेट्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड के लिए जो है वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से जो है वो ऊपर रहे हैं। तो देखिए इससे हम ये चीज़ जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स में जो है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो सिग्निफिकेंट तरीके से जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम जो है एक एग्जांपल के ज़रिए जो है समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स और जो हमारी परचेजिंग पावर है उसको जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो देखिए अगर एक कमोडिटी एक्स जिसका की प्राइस जो है अगर 100 रुपीज़ है और उसको जो है हम आफ्टर 1 ईयर जो है वो बाय करना चाहते हैं, जिसके लिए जो है हम 100 रुपीज़ की जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो देखिए अगर इन्फ्लेशन जो है वो 5.83% है और अगर इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर अगर वो 5.50% है, तो देखिए आफ्टर 1 ईयर जो है उस एक्स कमोडिटी का जो प्राइस जो है आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन वो जो है 105.83 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी थी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में उस एक्स कमोडिटी को बाय करने के लिए उसकी जो वैल्यू जो है वो जो है 105.50 रुपीज़ हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी जो है एक डेफिसिट है 0.33 रुपीज़ का उस कमोडिटी एक्स को बाय करने के लिए। तो देखिए इसका मतलब है कि हम जो है अभी भी जो है वो कमोडिटी एक्स जो है वो बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो है हमारी इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग पावर जो है वो दोनों ही जो है वो डिक्लाइन हो गई हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल के ज़रिए जो है हम ये क्लियरली जो है वो समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स और परचेजिंग पावर को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो चलिए अब हम जो है जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी और क्रूड ऑयल के बीच में जो है क्या कोरिलेशन होता है। तो देखिए हमने इक्विटी के लिए जो है हमने निफ्टी 50 इंडेक्स को जो है हमने कंसिडर किया है और क्रूड ऑयल के लिए जो है हमने MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स को जो है हमने कंसिडर किया है। तो देखिए जैसे कि हम चार्ट्स में देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक्स हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं पर जो लाइंस जो हैं वो MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हम चार्ट्स पे देख सकते हैं कि जब हमें MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स में जो है गिरावट देखने को मिलती है, यानी जब हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो हमें इक्विटी मार्केट्स यानी निफ्टी 50 इंडेक्स में भी जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है। और देखिए जब हमें जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है हमें तेज़ी देखने को मिलती है, तो हमें जो है इक्विटी मार्केट्स या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स में भी जो है हमें तेज़ी जो है वो देखने को मिलती है। तो देखिए इससे जो है हम ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इक्विटी और क्रूड ऑयल के बीच में जो है एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जब भी क्रूड ऑयल में जो है तेज़ी होगी तो इक्विटी मार्केट्स में भी जो है हमें तेज़ी देखने को जो है वो मिलती है। तो चलिए अब हम जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर जो है एक टेक्निकल व्यू जो है जानने और समझने की जो है कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो है एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो देखिए जैसे कि हम जो है चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल पर जो है एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 86.68 डॉलर्स पर। वहीं अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल पे सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 65.79 डॉलर्स पर और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 51.36 डॉलर्स पर। तो देखिए अक्टूबर 2014 से जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 86.68 डॉलर्स के ऊपर जो है वो नहीं गया है। और देखिए अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर 86.68 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो देखिए हमें ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिलेगा। तो हमें जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो है 99 डॉलर्स के जो है लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर। और देखिए अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर जो है 99 डॉलर्स के जो है ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हमें ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो है 120 डॉलर्स के लेवल भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर। तो चलिए अब हम जो है एक टेक्निकल व्यू देखते हैं MCX क्रूड ऑयल पर। तो देखिए जैसे हमें इंटरनेशनली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर हमें मेजर करना हो तो ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स के ज़रिए जो है हम उसे मेजर करते हैं। वैसे ही अगर हमें इंडिया में क्रूड ऑयल के प्राइस को अगर मेजर करना हो तो उसको जो है हम MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स के ज़रिए जो है उसे मेजर करते हैं। तो देखिए ये जो है MCX क्रूड ऑयल का जो है एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो देखिए MCX क्रूड ऑयल पर जो है एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 6428 पर। वहीं अगर हम MCX क्रूड ऑयल पर अगर हम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 4706 पर। वहीं दूसरा सपोर्ट जो है वो है 4193 पर।
तो देखिए अगर MCX क्रूड ऑयल जो है अगर वो जो है 6428 के रेसिस्टेंस के ऊपर जो है अगर सस्टेन करता है तो देखिए फिर MCX क्रूड ऑयल जो है वो 7557 तक जो है वो जा सकता है। और देखिए अगर MCX क्रूड ऑयल जो है अगर 7557 के ऊपर भी जो है अगर सस्टेन करता है तो देखिए फिर जो है MCX क्रूड ऑयल जो है वो 8755 तक भी जो है वो जा सकता है। तो देखिए हमें यहाँ से भी जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है यहाँ से और बढ़ते हैं तो देखिए इन्फ्लेशन रेट्स भी जो है वो यहाँ से जो है और राइज हो सकते हैं। तो देखिए हमें इंडिया में जो है आने वाले महीनों में जो है इन्फ्लेशन जो है वो 6 से 7% जो है वो देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिसके बारे में जो है हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से भी जो है हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी देखने को अगर मिलती है तो इसका मतलब है कि हमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जो है यहाँ से बढ़ सकती है। और अगर महंगाई अगर यहाँ से बढ़ती है तो फिर हमें जो है इंटरेस्ट रेट्स के जो है बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ से जो है वो बढ़ जाती हैं। और देखिए जैसे कि हमने जो है देखा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो रिज़र्व बैंक्स हैं उन्होंने इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करे हैं। और साथ ही देखिए US फेडरल रिज़र्व ने भी जो है वो इंडिकेशंस दिए हैं कि वो आने वाले पॉलिसी मीट्स में जो है इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ से क्या करना चाहिए। तो देखिए इन्वेस्टर्स को जो है सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जो है रिव्यू करना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है सही जगह करी है या नहीं। और साथ में ये भी चेक करना चाहिए कि क्या आपने जो है इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले इन्फ्लेशन को जो है कंसिडर किया है या नहीं। तो देखिए अगर आपने जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकती हैं इन्फ्लेशन की वजह से। और देखिए जिसकी वजह से जो है आपको जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी जो है दिक्कत आ सकती है। तो देखिए आपको जो है ऐसी जगह पर जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जहां आपको इन्फ्लेशन जितने या इन्फ्लेशन से जो है ज़्यादा रिटर्न्स जो है आपको मिल सकें। और अगर आपको जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग सपोर्ट और गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो आप जो है हमारी कंपनी की जो है सर्विसेज भी जो है ले सकते हैं, जहां हमारे जो फाइनेंशियल प्लानर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो आपको जो है गाइड करेंगे कि आपको कैसे और किस तरीके से जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए ताकि आप जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को जो है अचीव कर सकें। तो देखिए हमारी कंपनी की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप जो है उसके ज़रिए जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए अगर आपको आज का ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन सब बातों के बारे में जान सकें और समझ सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जो है ऐसी और इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकें और समझ सकें। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं जो है बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूँगा, पर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।